Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के अंतर्गत इंडिया के नेशनल मूवमेंट्स ग्रो हुए। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल डिस्कस किया था। हालांकि कांग्रेस ने अपने सेशन में इसे काफ़ी कंडेम किया, लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो उस समय ज़्यादा डोमिनेटिंग थे कांग्रेस में। और क्योंकि मॉडरेट्स जो हैं वो नरमपंथी हैं, वो मास मूवमेंट में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, तो उनका ज़्यादा ये नहीं था कि वो कुछ ज़्यादा आगे बढ़ें इस मूवमेंट को लेकर के, और वो थोड़े शांति से चल रहे थे। लेकिन एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया जब कांग्रेस का सेशन हुआ कलकत्ता में इन 1906, जिसमें प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने डिक्लेयर किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अब जो एक गोल है वो ये है कि वो सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वराज अचीव करे। स्वराज यानी कि अपने खुद का राज, जहां हमारी अपनी गवर्नमेंट होगी, जहां इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि यूनाइटेड किंगडम्स में या दूसरी कॉलोनीज में हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में जिस तरीके से हो रहा था। तो अब जो मॉडरेट्स थे वो ये सब बातें जब सुनते हैं तो उन्होंने कहा कि अभी इतना ज़्यादा तेज़ी से अग्रेसिव होना सही नहीं रहेगा। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि पिछले 20 सालों से यही हो रहा है एंड इट्स अ लॉन्ग टाइम नाउ, इट्स अ हाई टाइम कि अब हम कोई स्टेप लें। इन बातों के वजह से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का डिस्प्यूट शुरू हो गया और कांग्रेस के अंदर दो गुट बन गए। एक तरफ वो जो नरमपंथी थे और दूसरी तरफ गरमपंथी, जो कि किसी भी हाल में स्वराज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए थे। तो अब इन्होंने कहा कि भाई मूवमेंट शांति प्रिय होकर चलना चाहिए, आसानी से, स्लोली, या फिर मूवमेंट को एक शोर शराबे के साथ एक अग्रेसिव तरीके से मासेस को अट्रैक्ट करते हुए साथ में लेकर के चलना चाहिए। अब दोनों के टेक्निक अलग हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मॉडरेट्स नहीं चाहते थे कि स्वराज मिले या वो कहीं से भी ब्रिटिशर्स के फेवर में है, ऐसा ना सोचें। दोनों एक ही बात कर रहे हैं, इंटेंशन सेम है लेकिन तरीके अलग हैं। ठीक है, तो अब ये जो तरीके थे इसके वजह से एक डेडलॉक हो गया, आपस में बातचीत नहीं हो पा रही थी। सूरत का सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगले ही साल 1907 में, जहां पर डेडलॉक हो गया। अब जो है ये डेडलॉक ऐसा हुआ कि पार्टी दो हिस्सों में टूट गई और उसके काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हमें स्वदेशी मूवमेंट में देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब पार्टी में खुद अपने जो लीडर्स हैं वो साथ में मिलके काम नहीं करेंगे, अगर वो एक कॉमन प्लान पर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो चीज़ें उतने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं। तो अब एक कॉमन प्लान की ज़रूरत थी, एक सही एग्जीक्यूशन की ज़रूरत थी, और वो एग्जीक्यूशन बहुत ही मुश्किल था। तो अब जो है यहाँ पे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने की बात की गई। इसमें सबसे पहले पब्लिकली उन सभी प्रोडक्ट्स को जलाया गया जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा निर्मित थे, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए फॉरेन क्लोथ या उनके द्वारा बनाया गया सॉल्ट, शुगर, कुछ भी। इवन जो प्रीस्ट थे, जो पंडित थे, उन्होंने भी ऐसे रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया जहाँ पे फॉरेन गुड्स का प्रयोग होता था। जैसे कोई अगर मान लीजिए शादियां हो रही हैं, मैरिजेस हो रही हैं, और उसमें अगर फॉरेन गुड्स को एक्सचेंज किया जा रहा है, अगर उसमें कुछ भी ऐसा है जो कि इंडियन मेड नहीं बल्कि फॉरेन मेड है, तो वो उसको उसमें उस विवाह में या उस रिचुअल में प्रीस्ट पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे, वो ऐसी शादियां करवाने से ही मना कर देते थे। साथ ही ऐसे धोबी जो कि देखते थे कि उनके पास कोई ऐसा कपड़ा आ रहा है जो कि फॉरेन क्लोथ है, तो उसको वॉश करने से मना करते थे। आप सोचिए कि ये कितना हद तक लोगों के डीपली उनके सेंटिमेंट्स तक पहुंच चुका है कि एक धोबी जो कि कपड़े धो रहा है वो भी मना कर देता है ऐसे कपड़े धोने से जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो ऐसा प्रोटेस्ट इंडिया में पहले कभी देखने को नहीं मिला। अब इसको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती थी, लेकिन
ये जितना प्रैक्टिकल और पॉपुलर लेवल पे हो रहा था उतने अच्छे तरीके से उसका एग्जीक्यूशन हो नहीं पाया। इसके कारण हम जानेंगे और देखेंगे क्यों। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने तो सीधा बोला कि फॉरेन गुड्स को छोड़ो, और पब्लिकली ये लोग मिल करके खूब प्रोसेशन करते थे, खूब मतलब प्रोटेस्ट करते थे। और इन्होंने कहा कि भाई मास को मोबिलाइज करो, आम नागरिकों को जोड़ो, जनता को जोड़ो। और जनता जुड़ी, क्योंकि जनता खुद अपने बेसिक नीड्स के लिए लड़ रही थी, अपने एम्प्लॉयमेंट्स के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लड़ रही थी। तो बहुत ही पॉपुलर एक्सप्रेशन बना मास मोबिलाइजेशन। लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो इस चीज़ से थोड़े से नाराज थे। उन्हें लगा कि अभी ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है। अब कुछ ऐसे वॉलंटियर्स थे जिन्होंने समिति बनाई। ठीक है, समिति जो है ये एसोसिएशन होता था जिसके अंतर्गत लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करने की कोशिश हो रही थी। जैसे एक स्वदेश बंधप समिति अश्विनी कुमार दत्ता की थी, जो कि बरिसल में थी। ये बहुत ही पॉपुलर हुई और ये बहुत ही पावरफुल तरीके से मास मोबिलाइजेशन करने लगी। इवन अब जो है तमिलनाडु में भी तिरुनेलवेली नाम की एक जगह है जहाँ पर वीओ चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा और कई सारे लॉयर्स ने स्वदेशी संगम बनाया और इन्होंने लोकल मासेस को इंस्पायर किया कि आप सभी साथ आएं और स्वदेशी डिमांड करें। इस तरीके से जब बातें होने लगी तो इन्होंने इमेजिनेटिवली यूज़ किया ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल्स को, मेलास को, जहां लोगों को इकट्ठा किया जाता था, बुलाया जाता था, एकता के साथ जोड़ा जाता था और एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ उनको सही सोशल मैसेज भी दिया जाता था। तो आइडिया ये था कि ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स में, ओकेजन्स में हम कोशिश करें कि मासेस को पॉलिटिकल मैसेज दें और उनको बताएं कि भाई आपको अपने देश के लिए लड़ना है, साथ में आना है। जैसे तिलक जी ने गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल को एक मीडियम बनाया स्वदेशी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। यहाँ पे लोग काफ़ी बड़ी तादाद में इकट्ठा होते थे और उन्हें वेस्टर्न तरीके से, जो वेस्टर्न इंडिया का इलाका है वहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ उनको समझाया जाता था और उनको बताया जाता था कि देखिए, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ ज़रूरत है अपने खुद के स्वदेशी आंदोलन की और उसमें सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। तो ये वेस्टर्न इंडिया में भी चल रहा था, ये बंगाल में भी चल रहा था और बंगाल में भी जो ट्रेडिशनल फोक थिएटर्स थे वो भी यूज़ किए जा रहे थे इस पर्पज़ से। तो अलग अलग माध्यमों के द्वारा, त्योहारों के द्वारा, मेले के द्वारा, थिएटर के द्वारा, सारे ही तरीकों से कोशिश की जा रही थी और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन इसे और ज़्यादा एग्जैगरेट किया जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा, क्योंकि अभी ये बहुत ही इनिशियल लेवल पर था। इन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत है कि हम खुद पर आत्मनिर्भर बने और अपनी आत्मशक्ति को जानें, क्योंकि हम इंडिया के लोग पहले भी खुद अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे, हमारी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट थी, हम कुछ भी इम्पोर्ट नहीं करते थे बल्कि हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही करते थे। तो अब जो है ऐसा नहीं हो रहा है, तो ज़रूरत है कि हम अपनी नेशनल डिग्निटी को बचाएं, अपने इज्जत के लिए, अपने ऑनर और कॉन्फिडेंस के लिए, सोशली और इकोनॉमिकली गाँव को रीजनरेशन की तरफ ले जाएं और प्रैक्टिकली लोगों को इस कैंपेन से जोड़े। साथ ही साथ इसमें कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी आवाज़ उठाई गई कि कास्ट ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, अर्ली मैरिज जो है नहीं हो, डॉरी ना हो, अल्कोहल का कंजम्पशन ना हो। तो जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज में सोशल एविल्स थे, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जा रही है। तो आप देखिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, ये एक दो धारी तलवार है। यहाँ एक तरफ हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं और एक तरफ हम इंडिया के लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं, उनके अंतर्गत जो प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक लड़ाई जो है, ये एक ऐसी लड़ाई है जहाँ पे दो तरह से भारत के लोग लड़ रहे थे। एक अपने आप से, अपने पास्ट से, अपने सोशल लेवल से, अपने समाज की कुरीतियों से, और दूसरा ब्रिटिशर्स से। ये दोनों लड़ाइयाँ साथ में चल रही थी। अब स्वदेशी का या नेशनल एजुकेशन का जो प्रोग्राम है वो आया। बंगाल के नेशनल कॉलेज में
टैगोर के शांति निकेतन से इंस्पायर होकर के अरबिंदो घोष ने सेटअप किया कि भाई हम बंगाल नेशनल कॉलेज को शांति निकेतन के जैसा बनाएंगे, जहां हम टेक्निकल और जो साइंटिफिक एजुकेशन है उसके साथ भारत के लोगों को ट्रेडिशनल एजुकेशन से भी जोड़ेंगे, म्यूज़िक और डांस भी लोगों को सिखाएंगे और एक ऐसा सिलेबस बनाएंगे जहां टेक्निकली एडवांसमेंट भी सिखाई जाएगी। इसे अरबिंदो घोष जी ने एज अ प्रिंसिपल शुरू किया था, ठीक है, और अरबिंदो घोष इसके प्रिंसिपल थे और ये शुरू किया गया बंगाल नेशनल कॉलेज। और फिर जो ये नेशनल स्कूल्स थे और कॉलेजेस थे, यहाँ पे कई सारे कंट्रीज़ के अलग अलग पार्ट्स में ये खोले गए और ये वो जगह बनी जहाँ पे लोगों को एजुकेट किया गया, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति एजुकेशन की शक्ति है। 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप हुआ टू ऑर्गेनाइज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे लिटरेसी, साइंटिफिक, टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ नेशनल लाइंस पर नेशनल कंट्रोल के अंतर्गत लोगों को जागरूकता के साथ शिक्षा दी जा सके। इसके बाद जो है एजुकेशन को इस तरीके से दिया जाता था जहां लोकल भाषाओं में जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं, जो भारत की भाषाएं हैं, उसको मीडियम बनाया जाए, क्योंकि उसी से लोग ज़्यादा समझेंगे। और बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेटअप करके टेक्निकल एजुकेशन के लिए आगे कदम बढ़ाए गए और बहुत सारा फंड भी इकट्ठा किया गया ताकि स्टूडेंट्स को जापान भेज करके एडवांस लर्निंग सिखाई जा सके। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो है बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स हमें आगे देने वाले थे। स्वदेशी जो है, इन्होंने इंडिजिनस एंटरप्राइजेस की बात की कि हमें स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स शुरू करनी चाहिए, अपने देश का टेक्सटाइल, अपने देश का सोप फैक्ट्रीज होनी चाहिए, टैनरीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, शॉप, सब कुछ अपने देश का, और इसमें देश प्रेम की भावना के साथ बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। तो वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने खुद अपना एक वेंचर शुरू किया, नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइजेस का, नेशनल स्टीम नेविगेशन कंपनी, जो कि टूटीकोरिन में शुरू किया गया था। हालांकि इसने ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कंपनी को एक चैलेंज भी किया और ब्रिटिशर्स के सामने एक एग्जाम्पल भी सेट किया। तो ये था स्वदेशी मूवमेंट का बैकग्राउंड। बट ये मूवमेंट आगे कैसे बढ़ेगा, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, वो हम जानेंगे आगे आने वाले अगले वीडियो में। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं या इस लेसन से रिलेटेड कुछ अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अभी अनअकैडमी में काफ़ी अच्छे ऑफर्स हैं। टॉप 10 के रेफरल कोड से आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। सो यूज़ दिस कोड टॉप 10 टू ज्वाइन अनअकैडमी टू टेक सब्सक्रिप्शन। अभी आप देख सकते हैं कि फ़ीस काफ़ी कम कर दी गई है और एक नया प्रोडक्ट है जिसमें टेस्ट सीरीज़ अगर सिर्फ आपको चाहिए तो आप यूपीएससी लाइट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। इसके लिए भी आपको टॉप 10 का ही कोड यूज़ करना है। इसके अलावा आप जानते हैं कि नए बैचेस 19 तारीख से शुरू हुए हैं। 20 जीएस बुक्स आपको फ्री दी जा रही हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप बाकी की जानकारियाँ ले सकते हैं और साथ ही सभी ऑप्शनल के बैचेस भी शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा हर दिन फ्री टेस्ट हो रहा है, अनअकैडमी के ऐप से आप इसे दे सकते हैं डेली। और यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट जो कि हर संडे 11 बजे होता है, वो दे करके आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं, जिससे आपकी फ़ीस और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।